हेलो बच्चों, अपना बोर्ड का जो सीरीज चल रहा है उसके अंदर मैं धीरज सचदेवा आपके लिए अगला लेक्चर लेके आया हूँ हिंदी मीडियम के लिए। पहले हिंदी मीडियम में हमारे 2 लेक्चर आ चुके हैं। कौन कौन से? परमाणु और प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब अपने लेके आए आपके लिए एक बड़ा चैप्टर जिसका थ्योरेटिकल सेगमेंट आज अपने डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम नीट, जेई, बोर्ड सभी तरह के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर है अपना क्या? तरंग प्रकाशिकी। कौन सा चैप्टर है? तरंग प्रकाशिकी। वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं अपने इंग्लिश में इसको। तो इसमें कुछ अच्छे सवाल, परिभाषाएं वो अपने डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें, चलिए देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, कि आपको तरंगाग्र को परिभाषित करना है। तरंगाग्र क्या चीज होती है, कैसे होता है, क्या चीज है? तो देखो, छोटी सी एक परिभाषा है, किसी एक माध्यम में जिसमें कई तरंग संचरित हो रही है, बहुत सारी तरंगें संचरित हो रही हैं, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। मतलब मान लो कि ये पहली तरंग आई, ये दूसरी तरंग आई, ये तीसरी तरंग आई, इसी तरह ये चौथी तरंग आई। ठीक है, अब मैंने ना इसके ऊपर क्या किया, एक पृष्ठ खींच दिया कुछ इस तरह से। कैसे? एक पृष्ठ बनाया मैंने इसके ऊपर कुछ ऐसे, इस तरह से एक पृष्ठ बना लिया मैंने इसके ऊपर प्रॉपर, जो इसको यूज करवा रहे हैं अपने। इस तरह से एक पृष्ठ आ जाएगा, इस तरह से कुछ पृष्ठ कंसीडर कर लिए मैंने, ये ऐसे। ठीक है, अब क्या किया हमने देखा कि इस पृष्ठ के ऊपर जब तरंग निकलती है, मान लो ये वाला कण है, इस पृष्ठ पे ये वाला कण आ रहा है, ये पृष्ठ 1 है, ये पृष्ठ 2 है, ये पृष्ठ 3 है। तो ये कण आ रहा है, ये कण आ रहा है। ये कण अगर समान कला में है, मतलब इनका कलांतर नहीं है इनके मध्य, मतलब दोनों एक साथ गति कर रहे हैं, कलांतर नहीं है, तो इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? तरंगाग्र बोलेंगे। मतलब समझे? फिर से सुनो, एक ऐसा पृष्ठ जिससे अगर कोई तरंग निकलती है तो उस पर आने वाले सभी कण किस में होने चाहिए? समान कला में होने चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? तरंगाग्र। तो सिंपल सी परिभाषा क्या कहलाएगी? देखो, माध्यम जिसमें कई तरंग संचरित हो रही है, बहुत सारी तरंग संचरित हो रही है, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे, जैसे मैंने खींचा पृष्ठ, जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। पृष्ठ का नाम क्या होगा? तरंगाग्र होगा। ठीक है, समझे? चलिए अगली परिभाषा, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, कि हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। तो इसके 2 बिंदु होते हैं बच्चों। पहला बिंदु तो होता है तरंगाग्र की परिभाषा, कि तरंगाग्र की परिभाषा जो होती है वो पहला बिंदु है। ये हमने अभी पढ़ ली है, तो वही हम यहाँ पे वापस लिख सकते हैं कि तरंगाग्र की जो परिभाषा है वो यहाँ जाएगा। दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा बिंदु ये है बच्चों कि मान लो आपने एक तरंगाग्र बनाया, कोई भी एक तरंगाग्र, उस पर कुछ कण उपस्थित हैं, 1 2 3, इस तरह से कुछ कण उपस्थित है। ठीक है, अब होगा क्या? तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण, ये जितने भी आप कण देख रहे हो, तीनों कण जो देख रहे हो, ये ना एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। किसकी तरह? नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे। तो तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करता है। इससे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। ये जो नया स्रोत बना, इसे क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिका। तो यही क्या कहलाता है? द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। फिर से सुन लो, तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, उसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। और यह सिद्धांत क्या कहलाता है? द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो इसमें 2 बिंदु लिखे जाते हैं। पहला तरंगाग्र की परिभाषा जो हमने अभी देखी थी, ये रही ये परिभाषा, और दूसरा क्या, कि तरंगाग्र पर उपस्थित प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिसे द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। डन। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। व्यतिकरण की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बच्चों सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट, ऊर्जा संरक्षण। व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विवर्तन की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बच्चों फिर से सिंपल सवाल, सिंपल जवाब, विवर्तन की घटना भी किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे। तो क्लियर, दोनों ही घटनाएं चाहे वो व्यतिकरण है
चाहे वो विवर्तन है, दोनों ही घटनाएं किस सिद्धांत पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पे। चलिए आगे बढ़े। देखो, व्यतिकरण व विवर्तन प्रत्येक का एक एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। प्रायोगिक उदाहरण की बात करनी है, तो व्यतिकरण का प्रायोगिक उदाहरण क्या है? साबुन के बुलबुले पर, साबुन के बुलबुले पर 7 रंग दिखाई देना। क्या दिखाई देना? 7 रंग दिखाई देना। किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का। विवर्तन का क्या उदाहरण है? विवर्तन का क्या उदाहरण है बच्चों? विवर्तन का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सीडी देखी होगी आपने, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी के पश्च भाग पर 7 रंग दिखाई देना। किसका उदाहरण हो गया? विवर्तन का उदाहरण हो गया। व्यतिकरण का क्या हुआ? साबुन के बुलबुले के 7 रंग। विवर्तन का क्या हुआ? सीडी के पश्च भाग पर 7 रंग। ठीक है। इसके अलावा इंद्रधनुष के जो 7 रंग है, इंद्रधनुष के 7 रंग, वो किसका उदाहरण होता है बच्चों? वो उदाहरण होता है किसका? विचलन का। विचलन बोलते हैं या वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, उसका उदाहरण होता है। और प्रिज्म के जो 7 रंग हैं, प्रिज्म के अंदर से जब लाइट निकलती है तो 7 रंग निकल के आते हैं, वो भी इसी का उदाहरण है। किसका? विचलन का। ये प्राकृतिक है, ये कृत्रिम है। ठीक है। चलिए, तो सिंपल, साबुन के बुलबुले पे 7 रंग किसकी वजह से दिखाई देते हैं? व्यतिकरण। और सीडी के पश्च भाग पर 7 रंग किसकी वजह से दिखाई देते हैं? विवर्तन की वजह से। डन। आगे बढ़ते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, रंग 7 हैं लेकिन घटनाएं अलग अलग हैं। समपोषी और विषमपोषी व्यतिकरण में कलांतर व पथांतर का मान लिखिए। समपोषी में कलांतर क्या होता है, विषमपोषी में कलांतर क्या होता है, पथांतर क्या होता है, दोनों में वो भी लिखना है। तो चले करें, देखें। तो देखो, समपोषी के अंदर बच्चों हमें तीव्रता और आयाम दोनों को अधिकतम रखना होता है। ठीक है। समपोषी में इसके लिए बच्चों जो कलांतर होता है डेल्टा फाई, उसका मान 2n पाई होता है, जहां पे n का मान आप 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 ऐसे चलता है। तो इससे आपको इसके क्या मान मिलते हैं? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इस तरह से इसके मान मिलते जाते हैं। अगर हम कलांतर से पथांतर निकालें तो एक सूत्र होता है बच्चों, सिंपल सा सूत्र होता है। क्या होता है? डेल्टा x बराबर लैम्डा बटा में 2 पाई गुना में कलांतर। तो लैम्डा बटा 2 पाई, कलांतर 2n पाई, पाई से पाई और 2 से 2 काटोगे तो डेल्टा x कितना मिल जाएगा? n लैम्डा। ठीक है। n का मान 0 1 2 3 अगर आप रखते हो फिर से, तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो बात समझ आई? मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा बच्चों कि अगर हमें समपोषी व्यतिकरण की बात करनी है तो कलांतर हो गया 2n पाई, मान हो गए ये। और अगर हमें विषमपोषी की बात करनी है तो कलांतर हो गया, पथांतर हो गया ये n लैम्डा, और मान हो गए ये। ठीक है। चलिए आगे कह रहे हैं कि विषमपोषी में बताइए, तो चलो विषमपोषी देखते हैं। विषमपोषी में बच्चों तीव्रता और आयाम दोनों ही क्या होते हैं? न्यूनतम होते हैं। दोनों ही बच्चों क्या होते हैं? न्यूनतम। अब न्यूनतम के लिए बच्चों जो कलांतर का मान है ना इसमें डेल्टा फाई, वो होता है 2n-1 पाई। ये मान होता है। कितना होता है? 2n-1 पाई। n का मान रख दूं? n का मान 1 से शुरू करते हैं इसमें, 1 2 3 ऐसे। तो 1 2 3 रखोगे तो 2 - 1 पाई, 4 - 1 पाई, 6 - 1 पाई, ऐसे चलता रहेगा भाई। क्या आ जाएगा? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से गाड़ी चलती रहेगी। समझे? तो कलांतर का मान क्या हो गया? विषमपोषी के अंदर पाई 3 पाई विषम मान हो गया, इसलिए इसको विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी बोलते हैं ना, विषम बोलने का कारण यही है, विषम संख्याओं में कलांतर चलता है। उसको समपोषी बोलने का कारण क्या है? सम संख्याओं में कलांतर चलता है। चलो आगे बात करें। पथांतर डेल्टा एक्स लैम्डा बटा में 2 पाई गुना में डेल्टा फाई। अभी सूत्र बताया था तुम लोगों को मैंने। तो लैम्डा बटा 2 पाई, डेल्टा फाई का मान कितना है बच्चों? 2n-1 गुना में पाई। तो पाई से पाई कट गया, क्या मिल गया? 2n-1 लैम्डा बटा में 2।
इसमें तुम n का मान 1 2 3 रखते जाओगे ना, तो क्या मिलेगा, 1 रखोगे तो लैम्डा बटा 2, 2 रखोगे तो 3 लैम्डा बटा 2, 5 लैम्डा बटा 2, ऐसे गाड़ी चलती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पीछे चले, पीछे देखो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, और इसमें कितना आया, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। तो मतलब अगर मैं एक सिंपल से लाइन बनाऊं, एक संख्या रेखा बनाता हूं मैं, मान लो इस संख्या रेखा पे 0 आया, 0 के बाद मान लो मैंने पाई रख दिया, फिर मैंने 2 पाई रख दिया, 3 पाई रख दिया, 4 पाई रख दिया, 5 पाई रख दिया, आगे भी जा सकते हो। ऐसे ही मैंने संख्या रेखा पे इधर माइनस पाई रख दिया, माइनस 2 पाई रख दिया, माइनस 3 पाई रख दिया, माइनस 4 पाई रख दिया, माइनस 5 पाई रख दिया, ऐसे। और इनके समक्ष अगर मैं पथांतर रख दूं, पथांतर 0 के लिए 0, यहाँ पे बच्चों लैम्डा बटा 2, लैम्डा 3 लैम्डा बटा 2, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बटा 2, यहाँ पे माइनस लैम्डा बटा 2, माइनस लैम्डा, माइनस 3 लैम्डा बटा 2, माइनस 2 लैम्डा, माइनस 5 लैम्डा बटा 2। ऐसे अगर पथांतर रख दिए जाएं तो हम यहाँ से क्या ऑब्टेन कर पा रहे हैं बच्चों, कि दो समपोषी के बीच में एक विषमपोषी बनता है। देखो, दो समपोषी के बीच में एक विषमपोषी बनता है, और दो विषमपोषी के बीच में एक समपोषी बनता है, यानी कि ये ऑल्टरनेट चलते हैं, एकांतर क्रम में चलते हैं। दो समपोषी के बीच में बच्चों एक क्या मिलेगा, विषमपोषी मिलेगा, और दो विषमपोषी के बीच में क्या मिलेगा, एक समपोषी मिलेगा। और कितने कितनी दूरी पे मिलेगा, कितने कितने स्थान पे मिलेगा, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ये मिलता है आपको इस पे, यानी कि इस चीज पे, ये आपको मिलता है इस पे, यानी इस चीज पे, ये आपको मिलता है समपोषी इसके ऊपर, और विषमपोषी किस पे मिलता है, इसके ऊपर। ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा वितरण का आलेख प्राप्त कीजिए। तो देखो, अभी जो मैंने आपको बताया ना समपोषी विषमपोषी की कहानी, वही सेम है। तो बिंदु निकालिए, 0 के बाद पाई 2 पाई, अभी मैंने आपको बताया था। देखो, ये देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, सेम वही चीज है। अब उनके ऊपर बस तीव्रता बना दी है, मतलब इस अक्ष पे तीव्रता रख दी, इस अक्ष पे हमने डेल्टा फाई रख दिया, तो उसके बीच का ग्राफ। तो समपोषी बिंदु जो हैं वहां पे तीव्रता बच्चों अधिकतम होती है। समपोषी बिंदुओं पे तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। और विषमपोषी बिंदुओं पे तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। ये रहा विषमपोषी बिंदु, ये रहा विषमपोषी बिंदु, ये रहा विषमपोषी बिंदु, न्यूनतम तीव्रता, यहाँ पे न्यूनतम, यहाँ अधिकतम, न्यूनतम, न्यूनतम, अधिकतम, इस तरह से चलता है बच्चों ये। ठीक है, तो ये ग्राफ है सिंपल सा, इसी को ऊर्जा वितरण ग्राफ बोलते हैं। ये जो लाइन बनाई मैंने, मान लो इसको 4I0 अधिकतम तीव्रता की रेखा बोलते हैं, और ये जो लाइन मैंने बनाई बीच में इसके, बेसिकली इसको औसत तीव्रता की रेखा बोलते हैं, यानी कि 2I0 बोलते हैं। समझे क्या हो रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलर सिंपल सा ग्राफ है। ग्राफ का शेप कैसा है बच्चों, परवलयाकार शेप है। कैसा शेप है, परवलयाकार शेप है। ठीक है, ध्यान रख लेना। इस समीकरण के अनुसार परवलयाकार आता है I बराबर 4I0 कोस स्क्वायर डेल्टा फाई बटा में 2। कोस स्क्वायर होने की वजह से ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, क्योंकि कोस स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस तरह का होता है। कोस स्क्वायर का ग्राफ ऐसे चलता है, कोस स्क्वायर का, इसलिए। तो संबंध क्या हो गया, I और थीटा में कोस स्क्वायर का संबंध हो गया। डन, आगे बढ़े। ग्राफ का शेप, ग्राफ कैसे बना तुम्हारे सामने है, आराम से इसको स्क्रीनशॉट लो इसका और देख लो। चलो आगे बढ़े। विवर्तन की घटना में ऊर्जा वितरण का आलेख। देखिए, विवर्तन की घटना और व्यतिकरण की घटना समान ही है। व्यतिकरण की ही एक स्पेशल स्थिति होती है विवर्तन, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो विवर्तन की घटना में भी ग्राफ बच्चों अपना वैसा ही आता है, कैसा, परवलयाकार। लेकिन अंतर देख रहे हो, इसमें यहाँ पे जो तीव्रता है ना, अधिकतम है, अधिकतम तीव्रता। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसका नाम अगर अपने दें, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट। क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्चिष्ट। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो तीव्रता डाउन हो गई, और आगे बढ़े तो तीव्रता और डाउन हो गई, और आगे बढ़े तो तीव्रता और डाउन हो गई। इस तरह से तीव्रता डाउन होती गई, लेकिन आपस में बराबर है। इधर का बिंदु बराबर, इधर का और इधर का बराबर, इधर का और इधर का बराबर, और इसकी क्या है, अधिकतम है। ग्राफ की शेप कैसी है, परवलयाकार, वही कोस स्क्वायर थीटा का ही ग्राफ है। लेकिन पिछले ग्राफ में देखो, सारे पहाड़ एक ही ऊंचाई पर थे, सारे पहाड़। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आमने सामने वाले पहाड़, बाएं दाएं वाले पहाड़ एक ऊंचाई पे, अगला फिर और कम, अगला फिर और कम, यानी तीव्रता कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, तीव्रता लगातार कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन
उसमें तीव्रता बनी रहती है, या तो अधिकतम या शून्य, अधिकतम शून्य, अधिकतम शून्य, ऐसे बनती रहती है। तो दोनों ग्राफ में अंतर पता होना चाहिए, व्यतिकरण के ग्राफ में क्या होता है बच्चा लोग और विवर्तन के ग्राफ में क्या होता है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बोर्ड का फेवरेट पार्ट है, 3 नंबर के लिए भी आ जाएगा, 1+1+1 में, या सिंगल परिभाषा भी आ जाएगी। ठीक है, तो पहली परिभाषा हमसे पूछी गई है क्या बच्चों, कि व्यतिकरण क्या होता है। तो व्यतिकरण क्या होता है, सिंपल, व्यतिकरण में क्या होता है, जब दो तरंगे, देखिए दो तरंगे आई, एक ही माध्यम में आई, एक ही दिशा में आई, एक ही दिशा एक ही माध्यम, दिशा एक ही होती है, ठीक है, एक ही दिशा में आके जब एक दूसरे पे अध्यारोपित होती हैं तो कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तीव्रता का यही अंतर बच्चों क्या कहलाता है, व्यतिकरण कहलाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। यह घटना क्या कहलाती है बच्चों, व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, तो व्यतिकरण में तीव्रता में अंतर आता है, इसलिए इसको इंग्लिश में इंटरफेरेंस बोलते हैं, यानी इंटेंसिटी का डिफरेंस आता है, दैट्स व्हाई इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विवर्तन, अब विवर्तन क्या है, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे, मतलब ये दोनों में होता है, व्यतिकरण भी दोनों में होता है, व्यतिकरण भी प्रकाश और ध्वनि दोनों में होता है, विवर्तन भी दोनों में होता है, किसी अवरोध से टकराती हैं तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती हैं और अवरोधक की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती हैं। जब किसी अवरोध से टकराती हैं, किसी पर्टिकुलर तीक्ष्ण किनारे से टकराती हैं तो वो फैल जाती हैं ज्यामितीय छाया में। इस प्रकार का मुड़ना क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण या कोई ध्वनि तरंग बेसिकली गति करती है तो किसी अवरोधक से टकराकर वो मुड़ जाती है, ज्यामितीय छाया में फैल जाती है, यह घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। ध्रुवन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित प्रकाश में बदलता है। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ऐसा प्रकाश जिसके कंपन सभी संभव दिशाओं में हो, एक्स में, वाई में, जेड में, सभी संभव दिशाओं में हो। और ध्रुवित क्या होता है, अगर उसके कंपन को रोक दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, एक ही जगह पे रोक दिया जाए, ठीक है, कौन से तल में, कागज तल के लंबवत में रोक दिया जाए, तो वो घटना क्या कहलाती है, ध्रुवन कहलाती है। यानी अध्रुवित प्रकाश के सभी संभव दिशाओं के कंपन को अवरोधित कर दिया जाए, प्रतिबाधित कर दिया जाए तो ध्रुवित प्रकाश की प्राप्ति होती है। और यह घटना अध्रुवित को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की घटना क्या कहलाती है, ध्रुवन कहलाती है। यह केवल और केवल बच्चों प्रकाश तरंगों में होता है, ध्वनि तरंगों में नहीं होता, ओनली प्रकाश तरंगों में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न स्रोतों से प्राप्त तरंगाग्रों का नाम लिखिए। लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने तरंगाग्र को परिभाषित किया था, अब बोल रहे हैं कि नाम क्या होगा। अगर आपका स्रोत बिंदु स्रोत है, ऐसे मान लो एक बिंदु स्रोत है, तो उससे बच्चों तरंगाग्र कैसे मिलते हैं, नाम याद रखना बच्चों, सकेंद्रीय गोले मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सकेंद्रीय गोले मिलते हैं। अत्यधिक दूरी पर रखा रेखा स्रोत, अत्यधिक दूरी पर एक रेखा स्रोत रख दिया या रखा हुआ स्रोत रख दिया, रेखा स्रोत नहीं, स्रोत रख दिया अत्यधिक दूरी पर, तो उससे कैसे तरंगाग्र मिलते हैं बच्चों, उससे प्लेन यानी कि समतल तरंगाग्र मिलते हैं। ऐसे तरंगाग्र मिलते हैं, इस तरह से समतल तरंगाग्र। और तरंगाग्र बच्चों तरंग के लंबवत होता है, ध्यान रखना, तरंगाग्र तरंग के लंबवत होता है, हमेशा ध्यान रखना। रेखीय स्रोत यानी नाम क्या दूंगा मैं, समतल तरंगाग्र। रेखीय स्रोत से क्या मिलता है बच्चों, बेलनाकार तरंगाग्र मिलते हैं। कौन से, बेलनाकार। किससे, रेखीय स्रोत से। कैसे तरंगाग्र मिलेंगे, बेलनाकार तरंगाग्र। रेखीय स्रोत से बेलनाकार तरंगाग्र मिलते हैं। डन। तो बिंदु से कैसे, सकेंद्रीय गोले, दूरी वाले स्रोत से समतल, रेखीय स्रोत से बेलनाकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, YDSC मतलब यंग द्विछिद्र प्रयोग में प्राप्त फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र और निम्न पे निर्भरता। अब एक सिंपल सी बात सुनना, ध्यान रखना, एक अच्छी चीज ये हुई है कि डेरिवेशन हटा दिया गया है बोर्ड में से, सूत्र छोड़ दिया है। तो फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र बच्चों क्या होता है, बीटा बराबर लैम्डा डी बटा में डी, ये सूत्र होता है। फ्रिंज चौड़ाई बीटा, लैम्डा क्या चीज है, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, बड़ा डी क्या चीज है, गत्ते व पर्दे के मध्य की दूरी,
गत्ते व पर्दे के मध्य की दूरी। और छोटा डी क्या चीज है? छिद्रों के मध्य की दूरी या झिरियों के मध्य की दूरी, छिद्रों के मध्य की दूरी या झिरी, झिरी बोलते हैं छिद्र को, झिरी के मध्य की दूरी। ठीक है, तो सिंपल सूत्र, बहुत आसान सा सूत्र, मजेदार सूत्र हमारा, तो ध्यान रखना। क्या है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पूछ रहे हैं अपने से, किस निर्भरता बतानी है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे। तो देखो बीटा लैम्डा के समानुपाती है। अब जब मैं लैम्डा की बात कर रहा हूं तो मैं इन दोनों को नियत मान रहा हूं, इसकी बात करूंगा तो इन दोनों को नियत मानूंगा। तो यानी कि बीटा समानुपाती लैम्डा, जब डी व डी नियत, ठीक है, तो बीटा और लैम्डा का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो कैसा बनेगा? बीटा लैम्डा कैसा बनेगा? सरल रेखा। बीटा 1 बटा बीटा 2 बराबर बच्चों लैम्डा 1 बटा में लैम्डा आ जाएगा। छिद्रों के मध्य की दूरी, छिद्र यानी छोटा डी, तो छोटे डी पे बच्चों निर्भरता देखो, बीटा छोटे डी के व्युत्क्रमानुपाती है। साफ दिख रहा है मुझे, छोटे डी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर हम बीटा और डी का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। बाकी दोनों नियत, लैम्डा और बड़ा डी नियत, तो यानी बीटा 1 बटा बीटा 2 बराबर d2 बटा में d1 दिया जाएगा। छिद्र व पर्दे के मध्य की दूरी यानी कि बड़ा डी, छिद्र व पर्दा बता दो ना, बड़ा डी क्या होता है। तो देखो बड़े डी के ऊपर कैसी निर्भरता है इसकी। तो बीटा बराबर, फिर से सूत्र क्या था? लैम्डा डी बटा में डी। जब ये और ये नियत है तो बच्चों बीटा ना डी पे निर्भर करता है। बीटा 1 बटा बीटा 2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? d1 बटा में d2 आ जाएगा। समझे? बिल्कुल समझ गए। बीटा 1 बटा बीटा 2 बराबर d1 बटा d2। मतलब अगर मुझे बीटा और डी में ग्राफ बनाना है, बीटा और बड़े डी में, तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आ जाएगा, सरल रेखा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए किस पे निर्भरता पूछी है? फ्रिंजों की संख्या पे। तो फ्रिंजों की संख्या यानी n, आपके इस सूत्र में बीटा बराबर लैम्डा डी बटा डी में n तो कहीं है ही नहीं, पांचवी, चौथी, छठी, आठवीं फ्रिंज तो कहीं बोला ही नहीं गया। इसका मतलब मैं कह दूं, क्या कह दूं? कि बीटा फ्रिंजों की संख्या पर निर्भर नहीं करता। यानी कि पांचवी फ्रिंज हो, छठी फ्रिंज हो, दूसरी फ्रिंज हो, पहली फ्रिंज हो, दीप्त हो, अदीप्त हो, फ्रिंज चौड़ाई हमेशा क्या रहती है बच्चों? सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है, निर्भरता है ही नहीं। माध्यम, माध्यम पे कैसे निर्भर करता है? अगर हवा की जगह पानी में प्रयोग करो, इसका अगर ग्राफ बनाए बीटा और एन का, तो निर्भरता नहीं है, तो निर्भरता नहीं है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। माध्यम पे कैसे निर्भर करेगा? माध्यम, हवा की जगह बच्चों पानी में करोगे ना तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा, तो बीटा जो है ना बच्चों कम हो जाता है। यानी बीटा माध्यम, बीटा माध्यम, बीटा बटा में म्यू। तो ये सिंपल सा सवाल भी आ जाता है कई बार कि बीटा माध्यम का मान क्या होगा? बीटा बटा में क्या होता है? म्यू होता है। यानी कि अगर अपने म्यू में एंटर करवा दे, माध्यम में एंटर करवा दे, तो फ्रिंज चौड़ाई के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। किस फैक्टर से? म्यू के फैक्टर से। ठीक है, आगे बढ़े तो पहले देख लो कैसे कैसे निर्भरता। सूत्र क्या था? बीटा बराबर लैम्डा डी बटा में डी। निर्भरता कैसे हुई? लैम्डा के समानुपाती दिख रहा है भाई, छिद्रों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, बड़े डी के समानुपाती दिख रहा है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस यानी कि संख्या के ऊपर निर्भर नहीं करता, और माध्यम में जाते ही बच्चों क्या हो जाएगा? बीटा का मान कम हो जाएगा, माध्यम में कम हो जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगला सवाल है, विवर्तन में निम्न का सूत्र लिखिए। nवें निम्निष्ठ की स्थिति, nवें उचिष्ठ की स्थिति, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई। nवां निम्निष्ठ, nवां उचिष्ठ। अब सुनो, जो व्यतिकरण में मैक्सिमा यानी कि उचिष्ठ का सूत्र होता है, इसमें निम्न का होता है। तो nवें निम्निष्ठ डेल्टा x बराबर, अगर मुझे nवां निम्निष्ठ चाहिए ना, डेल्टा x चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेल्टा x बराबर क्या यूज कर ले? nवां निम्निष्ठ, ठीक है, वहां का उचिष्ठ n लैम्डा। तो n लैम्डा बराबर d साइन थीटा, और यहां से अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा? n लैम्डा बटा में d। किसकी स्थिति हो गई ये? निम्निष्ठ की हो गई। उचिष्ठ की स्थिति चाहिए, उचिष्ठ के लिए क्या करेंगे? उल्टा, डेल्टा x 2n प्लस 1 लैम्डा बटा में 2, बिल्कुल उसका उल्टा, व्यतिकरण विवर्तन उल्टा। तो यहां से किसके बराबर करना है? ये d साइन थीटा के। तो यहां से अगर मुझे साइन थीटा चाहिए
क्या मिलेगा 2n+1 लैम्डा बटा में 2d, ये मिलेगा। क्या मिलेगा 2n+1 लैम्डा बटा में 2d मिलेगा। ये अपना nवां उचिष्ठ आ गया। केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई ये होती है बच्चों 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बटा में d, ठीक है। इस पूरी ही स्थिति में d क्या है, छिद्र का आकार है पूरी स्थिति में, और लैम्डा तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। ये हो गई चौड़ाई। अगर मुझे अर्ध चौड़ाई लिखनी है, अर्ध चौड़ाई थीटा लैम्डा बटा में डी, तो ये हो जाएगी अर्ध चौड़ाई। क्या हो जाएगी लैम्डा बटा में डी अर्ध चौड़ाई, ठीक है। तो सूत्र समझे, n1 निम्निष्ठ डेल्टा साइन थीटा बराबर n लैम्डा बटा में डी, nवां उचिष्ठ 2n+1 लैम्डा, उल्टा है बस, ठीक है, उल्टा है। कैसे देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ा के आया हूं। देखो यहां पे जो उचिष्ठ था समपोषी n लैम्डा पे था, और यहां पे बच्चों जो निम्निष्ठ है, निम्निष्ठ वो किस पे है, वो भी n लैम्डा पे, उल्टा। तो जो वहां उचिष्ठ है यहाँ निम्निष्ठ है, वहां जो निम्निष्ठ है यहाँ वो उचिष्ठ है। तो कंफ्यूज मत होना, सिंपल, व्यतिकरण का उचिष्ठ विवर्तन का निम्निष्ठ, व्यतिकरण का निम्निष्ठ विवर्तन का उचिष्ठ। आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल है ब्रूस्टर का नियम लिखिए। तो ब्रूस्टर क्या कहता है, ब्रूस्टर कहता है म्यू बराबर 10 IP। म्यू क्या चीज है, माध्यम का अपवर्तनांक। म्यू क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक। और आईपी क्या चीज है, आईपी है ध्रुवन कोण, या इसको ब्रूस्टर कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रूस्टर कोण, ध्रुवन कोण या ब्रूस्टर कोण। इसका मान, इसकी परास आईपी ये 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ये नीट में पूछा गया सवाल है। ध्रुवन कोण कितना, 45 से 90 के बीच में, ठीक है। म्यू बराबर 10 IP, इसको क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर का नियम बोलते हैं। डन, आगे बढ़े। आगे है मेलस का नियम लिखिए, या मेल्स का नियम लिखिए, जो भी बोलना चाहो इसको आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मेल्स का नियम, ठीक है। क्या है मेल्स का नियम, मेल्स का नियम है अपने पास I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। I क्या है, पारगमित ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। कौन से प्रकाश की, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। I0 क्या है बच्चों, आपतित प्रकाश की तीव्रता। आपतित प्रकाश की तीव्रता, कितना प्रकाश आपतित हो रहा है। न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा ना अगली क्लास में, वहां पे और क्लैरिटी आएगी। आपतित प्रकाश की तीव्रता। थीटा क्या है, थीटा है ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण। ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण, इसको बोलते हैं थीटा। ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। बहुत अच्छे, शाबाश। I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। अगर मुझे बच्चों I और थीटा का ग्राफ बनाना है, I और थीटा का, cos थीटा ग्राफ है, cos थीटा का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का ग्राफ अपने को बनाना है, तो बच्चों ऐसे बनता है, ऐसे, इस तरह से I और थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चले आगे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अपने को बोला है कि परावर्तन की व्याख्या करो हाइगेन्स के आधार पे। तो उसके लिए मैंने एक चित्र आपके सामने कंसीडर किया है, इसी से अपने को यूज करना है और परावर्तन की व्याख्या करनी है। मुझे एक बात बताओ, परावर्तन का मतलब मुझे कोण I बराबर कोण R सिद्ध करना है। तो कोण I बराबर कोण R सिद्ध करने के लिए मुझे एक चित्र दिया गया। ये चित्र आपको याद रखना है, आपका समय बचेगा, काफी समय बचेगा, तो आपको चित्र याद रख लेना है। कोई ज्यादा खतरनाक चित्र नहीं है, बेसिक सा चित्र है, आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, वहां से मिल जाएगा आपको। नहीं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आराम से आपकी एनसीईआरटी में चित्र मिल जाएगा। अब इस चित्र में मुझे सिर्फ एक काम करना है, क्या, दो त्रिभुज देखो, मैं अलग अलग रंग से बनाता हूँ। ये मेरा पहला त्रिभुज है जो रेड कलर में मैंने बनाया, ये वाला, इसका क्या नाम है, AEC। क्या नाम है, AEC। और एक मुझे त्रिभुज देखना है, क्या, ये मैं बना रहा हूं, ये वाला, इसका क्या नाम है बच्चों, ABC। ये दो, मुझे बस एक काम करना है इस सवाल में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सर्वांगसम। तो देखना, त्रिभुज AEC व त्रिभुज ABC में
सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए 3 अवयव चाहिए होते हैं। कितने अवयव? 3 अवयव। तो देखो पहला अवयव तो ना AC बराबर AC, AC बराबर AC, ये आपने किया है 9-10 क्लासेस में। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा अवयव देखो ये वाला कोण 90 डिग्री, उसी तरह ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों ये 90? क्यों? क्योंकि तरंगाग्र तरंग को 90 डिग्री पे काटती है। ये रहा तरंगाग्र, ये रही तरंग, ये रहा तरंगाग्र, ये रही तरंग। तरंगाग्र तरंग को 90 डिग्री पे काटती है, इसका मतलब कोण AEC बराबर कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तीसरा अवयव देखो, A से E तक प्रकाश को पहुंचने में जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी V इंटू टी, चाल इंटू समय, उतनी ही दूरी B से C तक पहुंचने में करनी पड़ेगी V इंटू टी। इसका मतलब जो भुजा AE है वो भुजा BC के क्या है? बराबर है। भुजा AE भुजा BC के बराबर है और दोनों VT के बराबर है। देखो 3 अवयव मिल गए मुझे। AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, पहला अवयव AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा अवयव मुझे क्या मिला बच्चों? AEC बराबर ABC 90 डिग्री, AE बराबर BC VT। इसका मतलब त्रिभुज क्या सिद्ध हो गए? गुड, बोलो क्या सिद्ध हो गए? सर्वांग सम सिद्ध हो गए। क्या सिद्ध हो गए? सर्वांग सम। तो त्रिभुज AEC सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। इसका मतलब इनके सभी अवयव आपस में क्या हैं? बराबर हैं। और सभी अवयवों में तो कोण I और कोण R भी आ गए। इसका मतलब कोण I बराबर क्या हो गया? कोण R, यानी परावर्तन की व्याख्या हो गई, परावर्तन सिद्ध हो गया। बात समझ आई? बिल्कुल आई, परावर्तन सिद्ध हो गया। ठीक है, चले आगे। तो बेसिक चित्र आपको NCERT से मिल जाएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेने ले लो। बस 3 चीजें सिद्ध करनी है, 2 त्रिभुज पकड़ने हैं, 3 चीजें सिद्ध करनी है। डन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला सवाल अपना क्या बच्चों? अब अपना सवाल है हाइगेंस के सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, मुझे जब अपवर्तन की व्याख्या करनी है तो मुझे बस क्या करना है? 2 त्रिभुज दिखा रखे हैं फिर से, कौन कौन से? ABC, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? AEC। तो इन दोनों त्रिभुजों में साइन I और साइन R का मान निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखो पहले त्रिभुज ABC में देखते हैं। साइन I लंब बटा में करण, लंब थीटा के सामने वाला लंब यानी BC और लंब के सामने करण यानी AC, और BC का मान कितना है? V1t बटा में AC। ये आपकी पहली समीकरण। ठीक है, V1t क्या है? चाल इंटू समय, कि प्रकाश को कितना दूरी तय करनी पड़ेगी t समय में। ठीक है, V1t बटा में AC। चित्र आप याद रख लेना, NCERT से मिल जाएगा आपको, अच्छी तरह देख लेना, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी समय बचेगा तुम लोगों का फालतू में। कोई देखो नीट में तो पूछेंगे नहीं आपसे, नीट में तो सीधा नियम पे सवाल पे क्वेश्चन आएगा, वो अपन डिस्कस कर ही लेंगे आगे। तो चित्र फालतू भी पेन लेने की जरूरत है नहीं इसके अंदर, चित्र याद रख लो और सवाल पक्का आएगा ये वाला बोर्ड के अंदर। अपवर्तन की व्याख्या या परावर्तन की व्याख्या पक्का आएगा, 101% आएगा। अब चलते हैं इस त्रिभुज में। साइन R, फिर से लंब बटा करण, R के सामने लंब यानी AE बटा में करण यानी AC। AE का मान बच्चों कितना है? V2t, माध्यम बदला तो चाल बदली, V2t बटा AC, माध्यम बदला तो चाल बदली। अब क्या करो? साइन I बटा साइन R कर दो, साइन I बटा में साइन R। तो जैसे ही साइन I बटा साइन I करोगे, V1 बटा AC और V2t AC। तो बच्चों AC से T कटा, कितना आया? V1 बटा में V2। तो हमारे पास बच्चों देखो क्या आ गया? हमारे पास आ गया हल करके साइन I बटा में साइन R बराबर V1 बटा में V2। ठीक है, पर ये जो V1 बटा V2 है ये अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो V होता है, चाल जो है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बेसिक अपवर्तन का नियम है, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब V1 बटा V2 बराबर N2 बटा में N1। क्या इसी को ही स्नेल का नियम कहते हैं? जी बिल्कुल, ये स्नेल का नियम कहलाता है। और मैंने स्नेल का नियम सिद्ध किया, इसका मतलब मैंने क्या सिद्ध किया? मैंने अपवर्तन की घटना को सिद्ध किया। किसकी मदद से? हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे। तो हाइगेंस के तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पे परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में आते हैं, दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, तो अब तैयार रहना। ठीक है, चलिए, तो अपना जो थ्योरेटिकल सेगमेंट था ना पूरा का पूरा आज लेक्चर का, वो खत्म हो गया। न्यूमेरिकल
उसके ऊपर बेस्ड एक आपके पास वीडियो आएगी। वो वीडियो इंग्लिश हिंदी बाईलैंग्वेज होगी। क्वेश्चन आपको उसमें इंग्लिश में मिलेंगे बट मैं उसमें हिंदी के टर्म्स यूज कर लूंगा, ठीक है। उसके अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20 सवाल अपन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में आपको वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और मैंने कोशिश करी है उसके अंदर मैं जेई और नीट का पूरा जो सिलेबस है वेव ऑप्टिक्स का एक वीडियो में कवर कर पाऊं, जस्ट लाइक वन शॉट। अब वो देखते हैं कितनी देर की वीडियो जाती है, बट उससे बाहर आपका बोर्ड में, जेई में, नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसके बाहर आपका, ठीक है। तो आप तब तक चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपनी जैसे जैसे आपकी जरूरत है वैसे वैसे वीडियो आप देखो। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक आप अपना पढ़िए, ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।